तू तो पूरा दिन खेलता ही रहता है, कभी तो पढ़ लिया कर। अरे चुप करना, अब जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर। मैं तुम्हें जितना भी समझा लूं ना, तुम्हें समझ नहीं आना। सदा के डफर हो तुम। डफर खुद होगी, मुझे क्यों बोला डफर? मैं तो बोलूंगी तुम्हें डफर, लूजर, बैक बेंचर। जाओ यहाँ से, जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बॉलीवुड वालों को अक्सर एक्सपोज करता रहता हूं और आप सबके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंडिया ने हमारे पाकिस्तान से कौन कौन से गानों को चोरी किया, उसकी धुन को चुराया, म्यूजिक को चुराया और हमारी बहुत सारी पुरानी फिल्मों को भी उन्होंने कॉपी करके पेश किया आप सबके सामने और वो फिल्में हिट हुई। इसी तरह की वीडियोस बनाते बनाते अब जाहिर है इंडिया वाले देखते देखते वो कहते हैं कि अगर तुम इतनी ही हकीकत पसंद हो और अगर इतनी हिम्मत है तो अपना वो ड्रामा भी एक्सपोज करो जो आजकल बहुत हिट जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल मायरी भी आजकल बहुत हिट जा रहा है और इस ड्रामे के हवाले से मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के कमेंट्स में, फेसबुक के कमेंट्स में और बहुत सारे मैसेजेस भी मौसूल हुए जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक इंडिया के बहुत ही मशहूर ड्रामे की कॉपी है। तो मैंने इस पर बहुत रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैंने कहा कि भाई हम हकीकत पसंद है, क्यों ना आप लोगों के सामने ये सारी हकीकत बयान की जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हैरान हो जाएंगे आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कहानी का बेसिक प्लॉट तकरीबन एक जैसा है। बालिका वधू में दिखाया जाता है कि एक मासूम सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। ये कहानी इंडिया के राजस्थान की कहानी है जहां पर छोटी उम्र में शादियां हो जाना आम सी बात है। इस लड़की की शादी एक जगिया नामी लड़के से कर दी जाती है जिसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं होता और वो खेल कूद में अपना वक्त जाया करता रहता है। ड्रामा सीरियल मायरी में भी यही दिखाया जाता है कि एनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वो अपनी माँ और अपनी ताई की तरह रो धोकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, लेकिन इनके खानदान में भी शादियां जल्दी कर देने का रिवाज होता है, इसलिए इसकी शादी इसके कजन फाइज से कर दी जाती है जो पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा होता है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि बालिका वधू में आनंदिया और जिगिया की उम्र बहुत ही कच्ची दिखाई गई है और दोनों तकरीबन 7 से 8 साल के दिखाए गए हैं और दोनों ही बेहद मासूम हैं। लेकिन ड्रामा सीरियल मायरी में एनी और फाइज को टीनेजर दिखाया गया है, यानी कि 15 से 16 साल के, और ये अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका अपनी क्लास में किसी न किसी के साथ छोटा मोटा अफेयर चलता ही रहता है। उस हिसाब से ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। लेकिन दोनों ड्रामों में एक बात सेम है कि दोनों कपल एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और शादी के बाद इनकी नोकझोंक, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं और इस वजह से इन दोनों का आपस में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन एक और फर्क भी है इन दोनों ड्रामों में जो मैं आपको बताता चलूं कि बालिका वधू में आनंदिया बहुत नादान होती है और वो अपनी शादी से पहले बिल्कुल परेशान नहीं होती। वो ये समझती है कि शादी के बाद सब मुझे महारानी की तरह कुछ दिन रखेंगे, मेरी खिदमत खातिर करेंगे और मुझे तैयार होने का मौका भी मिलेगा और मैं नए नए कपड़े भी पहनूंगी। लेकिन ड्रामा सीरियल मायरी में कुछ उलट होता है। एनी अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती, वो पढ़ना लिखना चाहती है और वो इस शादी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो अपने होने वाले शोहर को घर से भगा देती है और वो चाहती है कि फायज घर से भाग जाए और किसी न किसी तरह से मेरी शादी रुक जाए। वो अपनी शादी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। इसके अलावा बालिका वधू में दिखाया गया है कि आनंदी का ताल्लुक किसी और गांव से होता है और जगिया का ताल्लुक किसी और गांव से। शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। लड़के वाले अमीर दिखाए गए हैं और लड़की वाले बहुत गरीब। लेकिन ड्रामा सीरियल मायरी में दिखाया जाता है कि ये एक ही घर में पले बड़े होते हैं और एक दूसरे के कजन होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि लड़के का बाप जो है वो मालदार होता है, लेकिन जायदाद में हिस्सेदार सारे बराबर होते हैं। दोनों ड्रामों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम दिखाया गया और दिखाया ये जाता है कि एक ही छत के तले जब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसानात होते हैं और जब कमसिन लड़की बहू बनकर इन सबके बीच में आती है तो उसको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता दोनों ड्रामों में दिखाया जाता है कि शादी के बाद भी आनंदी और एनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। बहुत मिन्नतें और बहुत मुश्किलों के बाद जब उनको इजाजत मिलती है तो साथ में ये शर्त भी रखी जाती है कि अपने घर की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने के बाद वो पढ़ने के लिए जा सकती हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक एक सीन के बारे में बता दिया कि बालिका वधू में कौन कौन से सीन मायरी से मिलते हैं और मायरी के कौन कौन से सीन बालिका वधू से मिलते हैं। इस सारे ड्रामे पर
पर रिसर्च करने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मारी ड्रामा बालिका वधू से बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता। हाँ, अलबत्ता ये जो कहानी की बेस है वो सेम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज इशू एक ऐसा इशू है जिस पर सदियों से बात की जा रही है। जब ड्रामे, टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, मोबाइल ये सब कुछ नहीं होता था तो लिखने वाले ये समझाना चाहते थे कि जो बच्चे खुद को नहीं संभाल पाते वो शादी के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे संभालेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। और आप सब जानते हैं कि ये जो ड्रामा था बालिका वधू, ये अपने वक्त का सुपर हिट ड्रामा था और इसने वाकई ही बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस दी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ड्रामा इससे मिलता जुलता है। अब सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर अभी भी आप कहें कि आपने इसको एक्सपोज ठीक से नहीं किया तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है भाई। मैंने एक एक चीज आपके सामने रखी है और अगर ये ड्रामा उससे मिलता होता तो मैं जरूर कहता। आप लोगों को याद है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन और बहुत सारे ऐसे ड्रामे, बहुत सारी फिल्में जो कि पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी किए, उनके बारे में भी मैंने बताया। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप जाकर देखें तो वहां पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो पाकिस्तान ने भी कॉपी किया है। भाई हम ऐसी हरकतें नहीं करते कि अपने लिए कहें कि नहीं खैर है और आपके लिए कहें कि आपने ये चोरी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये है वो गली जहाँ पे शादाब खान जो है वो रहा करते थे और ये उनका वो पुराना घर। ये है जी शादाब खान का घर। अब आप देखें इतना बंदा स्ट्रगल करता है तो ये घर बन जाता है। आपने देखा कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ ये घर उन्होंने बना लिया। और उनको वो सब बहुत जल्दी आता था। जब जो है ना मैच हारने के करीब पहुंचते थे, बैट तोड़ देते थे वो। ये है शादाब खान के बहुत अच्छे दोस्त जो उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे। और अब आप देखें कि वो वेस्टेज में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े घर में माशाल्लाह से शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, ये है शादाब खान का पुराना घर। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए व्लॉग में हम आपको करते हैं जी वेलकम। आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिंदगी में बहुत सारी नाकामियों को फेस कर चुके हैं ना, इसे देखने के बाद आपके दिल में ऐसी उम्मीद जागेगी कि आप लोग जिंदगी में कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। एक ऐसा क्रिकेटर शादाब खान जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बल्कि आप लोग क्या पूरी दुनिया उनको बहुत पसंद करती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर कहां से स्टार्ट किया, कितनी गुर्बत की जिंदगी वो गुजार रहे थे और इस सारी गुर्बत की जिंदगी के साथ साथ उनके वो दोस्त भी दिखाऊंगा जो कि उनके मुश्किल वक्त के दोस्त थे। और आप हैरान हो जाएंगे, आज जो क्रिकेटर एक मैच का 12 लाख रुपए, मतलब कि 8 घंटे बाद, 8 घंटे का मैच होता है और 8 घंटे बाद उनको जब 12 लाख रुपए मिल जाते हैं, वो बंदा जिंदगी में 12 रुपए भी बड़ी मुश्किल से कमाता था। तो चलिए आज आपको सबसे पहले उनका पुराना घर दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज मैं आपको उनके पुराने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा और अभी मैं आपको उनके 15 साल पुराने दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ जो अभी भी उनके साथ मिलते हैं। इनके पुरानी गली के पड़ोसी हैं और अब भी वो इनके साथ उसी तरह है जैसे वो 15 साल पहले थे। ये हैं जी वकार साहब जो कि शादाब खान के 15 साल पुराने दोस्त हैं और ये बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को इनसे भी मिलवाता हूँ और शादाब खान की कुछ आदतें, कुछ उनकी पुरानी माजी की बातें वो भी आप लोगों को बताते हैं। कैसे हैं जी वकार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा बताएं जी, शादाब खान आपके साथ कैसे रहे और अब कैसे हैं?